हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर रूबिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर का जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए उन्होंने जो मॉडल दिया था, उस मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी कमियां भी आज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वांटम यांत्रिकी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल और इसकी जो कमियां हैं आज उन पर भी हम चर्चा और डिस्कशन करेंगे। 1913 में नील्स बोर ने एक मॉडल दिया था बच्चों, जिसे आप जानते हो भली भांति। तो परमाणु का एक मॉडल दिया था, वो कुछ बिंदुओं पर आधारित था। उस मॉडल के क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, उन बातों को कहते हैं पोस्टुलेट्स या अभिग्रहित। तो वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है, गोल गोल घूमता है नाभिक के चारों तरफ। और उन निश्चित वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है बच्चों? उन निश्चित वृत्ताकार पथों को कहा जाता है कक्षा या कक्षक या ऑर्बिटल। सॉरी, और नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ओनली ऑर्बिट। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है बच्चों कि किसी निश्चित कक्षा या कोश में घूमते रहने पर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा इससे रहती है। यानी कि ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर। तो इन ऊर्जा स्तरों का जो मान होता है, इनकी जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इन ऊर्जाओं इनकी ऊर्जा का क्या नहीं होता? ह्रास नहीं होता। यानी कि इनकी ऊर्जा कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होती है, यानी कि इसमें हानि नहीं होती है। यानी कि अब ये इनकी ऊर्जा निश्चित है, तो इन्हें स्थायी कक्षा भी हम कह सकते हैं। तो इन्हें क्या कह सकते हैं बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट या स्थायी कक्षा आप इनको कह सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये कहता है कि जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और इस ऊर्जा का उत्सर्जन करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। देखो बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा स्तर है, ये तीसरा स्तर है ना, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉनों को जब हम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी, तो ऊर्जा लेके ये एक्साइट हो जाता है, ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही इसकी एनर्जी ख़त्म होती है तो ये नीचे वाली में वापस आ जाता है, धरातल पे। मतलब एनर्जी का मतलब हुआ बच्चों की इसको पैसे मिल गए, तो ये ऊपर जाएगा, हवा में उड़ेगा। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए तो वापस नीचे वाली में आ गया। तो अवशोषण करके तो ये निम्न से उच्च कक्षा में जाता है और उत्सर्जन करके ये उच्च से निम्न कक्षा में आता है। तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हम उच्च ऊर्जा स्तर में आता है। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला तो चक्कर लगाता है, दूसरा निश्चित कक्षा की बात हो गई, और तीसरी बात क्या हो गई बच्चों? तीसरी जो बात है वो ये थी कि अवशोषण और उत्सर्जन की बात यहाँ पे है। ठीक है, अब चौथी बात जो है, फोर्थ जो कमेंट है यहाँ पर, वो है स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इन गोलों को ना, ये चारों तरफ जो जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर भी आप कह सकते हो। परमाणु की जो ऊर्जा होती है ना, वो क्वांटीकृत होती है। क्वांटम का मतलब पैकेट के रूप में होता है। ठीक है, तो इनकी जो ऊर्जा होती है वो पैकेट के रूप में होती है, असतत होती है, सतत नहीं होती है। तो E बराबर एच न्यू फोटोन की ऊर्जा, और इनकी ऊर्जा भी क्या होती है? एक तरह से H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति है। और आगे देखो बच्चों, लैम्बडा है तरंग दैर्ध्य, और C क्या है यहाँ पर? प्रकाश। अब लैम्बडा के बारे में मैंने आपको कई बार जिक्र किया है, कई बार मैंने बताया कि मान लो ये क्या है? वेव। ठीक है, एक उच्चिष्ट से दूसरे उच्चिष्ट की दूरी नाप लो, एक लैम्बडा बन जाएगी। यानी कि वेव की लेंथ कितनी है, वेव की लंबाई कितनी है, दैट इज लैम्बडा। ठीक है, तो इसे हमने ये कहा, ये हमारी बातें हैं। ई का मान इतना होता है फोटोन के रूप में, न्यू का मान C अपॉन लैम्बडा होता है, तो यहाँ रख दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं।
छठा पॉइंट जो है, सिक्स्थ पॉइंट, ये कहता है कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। एक तो अपकेंद्रण बल कार्य करता है जो नाभिक से दूर की ओर लगता है। देखो ये है नाभिक, नाभिक से इधर की तरफ लग रहा है ये अपकेंद्रण बल, और नाभिक की ओर लग रहा है ये अभिकेंद्रीय बल। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि नाभिक में दो तरह के बल लगते हैं। जब इस बात का जिक्र आया कि भाई जो परमाणु है उसके अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक तो बीच में है, और इलेक्ट्रॉन इसके इतनी दूरी पर क्यों घूमते हैं, जबकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो घूमते 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 इनको तो नाभिक में गिर जाना चाहिए था। ठीक है, और जब इनको नाभिक में गिर जाना चाहिए था तो अस्तित्व मतलब इस तरह का ये एटम जो है इस तरह का अस्तित्व कैसे, फिर इसका अस्तित्व जो है वो कैसे हम पता करें। तो देखो इसके लिए दो बलों, ये दो बल है ना जो भी अपकेंद्री, एक बाहर की तरफ लग रहा है एक अंदर की तरफ। तो होता क्या है कि ये है नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, कि तू आ मेरी तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं नहीं आऊँ तू आ। इसी जिद में, यानी कि अब आप इसको चाहे तो ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए बात है, चाहे इसको आप ये कह दो कि जितना बाहर की तरफ बल लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ बल लग रहा है, तो इसके बीच में एक निश्चित दूरी बन जाती है, ये वाली दूरी, यानी कि इससे ये वृत्ताकार कक्षा यहाँ पर बनी हुई है। तो इतनी दूरी इसलिए इनके बीच में बनी हुई होती है क्योंकि एक अंदर की तरफ बल लग रहा है, एक बाहर की तरफ बल लग रहा है, और ये दोनों बल क्या है, बराबर है, तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, सातवां जो पॉइंट है, 6 पॉइंट हो गए, सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, सातवां पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान क्या होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यानी कि ये उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें कोणीय संवेग का मान क्या होगा, h/2 के बराबर होगा। तो कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 होता है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं पहले से। इसके लिए शर्त क्या है बच्चों की, ये उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें कोणीय संवेग का मान क्या है, mvr बराबर क्या है, कोणीय संवेग, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, nh/2 के बराबर। n का मतलब h/2 का पूर्ण गुणज, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज होती हैं n की यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। बल जो इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ कार्य करता है उसकी वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये है नाभिक, ये बाहर की तरफ mvr इतना बल है अपकेंद्रण, और जो बल अंदर की तरफ कार्य करता है Ze⁻2 और r⁻2 इतनी कैलकुलेट कर लिया हमने, और बाहर जो mvr² है ये दो बल यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका मान तो इतना है, जो अंदर की तरफ कर रहा है जो बाहर की तरफ कर रहा है उसका मान इतना है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया, ये बराबर ये रख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से r बराबर में से काट सकते हैं, तो इधर एक ही r बच गया बच्चों, वेरी गुड, इधर एक r बच गया। तो ये जो है Ze⁻2 बराबर mv² और r। अब यहाँ से हम v² की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। v² बराबर क्या आ जाएगा, m इधर चला जाएगा ना, Ze⁻2 अपॉन में r इंटू m, ये आ गया v² का मान यहाँ से। ठीक है, तो ये v² का मान आ गया। तो अब हम कहते हैं कि बोर मॉडल ये कहता था कि इतना कोणीय संवेग हो कितने के बराबर, इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो mvr बराबर nh/2 होता है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो बच्चों। mv को क्या कर देंगे अपन, ये r है ना, mv को इनके इधर ले जाओ, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो पूरी इक्वेशन का, इस पूरी इक्वेशन का जब आप स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है, जब इस पूरी का आप स्क्वायर करेंगे इसका, तो r का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 दूनी 4, n की 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v²। ठीक है, v का स्क्वायर, नीचे देखना, ये देखो, अब देख लो v का स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर। अब हम यहाँ से v² की वैल्यू इसमें रखना चाहते हैं, कहाँ से, यहाँ से समीकरण 1 से हम v² की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो हमने ने अभी बताया था कि v² यहाँ से क्या जाएगा, ये m इधर चला जाएगा, तो Ze⁻कितनी 2 अपॉन में r इंटू m, यहाँ पर v² की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ रख दो आप। ठीक है,
यहाँ रखना है, चलो यहाँ रख देते हैं। समीकरण 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 2 में से वी स्क्वायर की वैल्यू रखने पर, मैंने अभी बताया था इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जेड ई की पावर 2r। अब देखो, अब ये बटे में है बेटा, ठीक है बच्चों, ये बटे में, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर चले जाएंगे तो एक m से m, एक m कट जाएगा, एक r से बराबर में एक r कट जाएगा। तो r बराबर क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, देखो ध्यान से, r बराबर देखो ये जो m है, ठीक है, ये m ऊपर चला गया था तो एक m कट गया, तो एक m स्क्वायर में से एक m बच गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये m स्क्वायर, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बच गया, ठीक है। जेड ई स्क्वायर है, जेड ई स्क्वायर है, m है इंटू 4 पाई का स्क्वायर है, r स्क्वायर नहीं है, केवल r है, ठीक है। r स्क्वायर नहीं है, केवल ये r ही है। r बराबर ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, ये वैल्यू हमारी r बराबर आ गई है। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो n स्क्वायर a नॉट, ये पूरा z और n स्क्वायर ये चेंजेबल है, बाकी m द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का ये भी कांस्टेंट होता है, z भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, जितने भी ये सारे कांस्टेंट है ना, इन सब कांस्टेंट को a नॉट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, a नॉट लिख दिया, ठीक है। और इस a नोट की वैल्यू यहाँ से इतनी आती है 0.529 एंगस्ट्रम, और सेंटीमीटर में अगर इसको बदलोगे तो एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻8 होता है, तो ये सेंटीमीटर में भी बदल गया है, ठीक है। तो r की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, r क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने यहाँ से दूरी याद कर ली है इसकी r, ठीक है। अब देखो nth ऑर्बिटल अगर हो तो उसके लिए वेग ये आएगा, इसे आप डायरेक्ट याद रखें, वेग कितना आएगा, v बराबर 2.186 10⁸ जेड अपॉन में m, जेड अपॉन में n, v वहीं से कैलकुलेट किया है हमने, तो मैंने डायरेक्टली ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ऊपर से निकाल लिया था ये हमने। e देखो तीसरी चीज़ तो nth ऑर्बिटल के लिए वेग निकाल लिया, r निकाल ली हमने। अब e की वैल्यू इतनी आती है, अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो अगर हम इनका मान कितना रखा जाए, इसके लिए 1 माना जाए, तो इसकी वैल्यू लास्ट में निकल के माइनस कितनी आ जाएगी, ये माइनस आ जाएगी। देखो H एटम के लिए तो एक ही होता है, Z का मान भी और N का मान भी, तो ये सारी की सारी R की वैल्यू है, ये कैलकुलेट होके इतनी आ जाएगी, ये V की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, और ये E की वैल्यू, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर इतनी ये E की वैल्यू, V की वैल्यू, R की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब इसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर अवशोषण करता है किसी भी ऊर्जा का, तो वो निचली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में अप करता है, और जैसे ही उसकी ऊर्जा ख़त्म होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो वो ऊपर वाली कक्षा में से नीचे वाली कक्षा में उतर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं उत्सर्जन। तो जब ये उत्सर्जन होता है तो ये किसकी फॉर्म में होता है बच्चों, रेडिएशन की फॉर्म में होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की एक बैंड बन जाते हैं, तो उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनका स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, सतत नहीं होता, कैसा होता है बच्चों, असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है, ये बात ध्यान रखने की, क्योंकि क्वांटम का मतलब ही असतत है। पैकेट्स के रूप में इनका स्पेक्ट्रम बनता है। माना कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा से, हाइयर से नीचे वाली में आ रहा है, ऊपर वाली से नीचे वाली में उतर रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो उतर रहा है तो उत्सर्जन होगा। तो ऊपर वाली कक्षा कौन सी है, E2, और नीचे वाली कौन सी है, E1। तो इसका जो डेल्टा E है वो बच्चों E2 माइनस, बड़ी में से ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा देंगे, E2 माइनस E1 आ जाएगी। तो E2 माइनस E1, E एनर्जी हमने पिछली उसमें जो निकाली थी वो इतनी है, ठीक है, इतनी होगी। अब वहाँ से एनर्जी को हमने निकाला तो इतनी वैल्यू एनर्जी की हमारे पास आती थी, ठीक है, ये रही एनर्जी। फोर्थ पॉइंट जो है ये एनर्जी की वैल्यू है। अब E2 में से E1 को घटाना है, तो E2 में से E1 को घटाना है, तो देखो ये रहा। यानी कि यहाँ पर सेम लिखना है सारी चीज़, आपको सारी चीज़ लिखनी है, बस यहाँ N2 और यहाँ N1 लिख देना है,
यहाँ N2 और यहाँ N1 लिखना है। N1 और N2 का मतलब है पहली कक्षा दूसरी कक्षा, N1 का मतलब है दूसरी कक्षा, सॉरी N1 का मतलब है पहली कक्षा और N2 का मतलब है दूसरी कक्षा। तो दूसरी में से पहली वाली में आ रहा है उतर कर, इसलिए हम कॉमन चीज़ों को तो क्या कर लेंगे बच्चों, हम सब चीज़ों को तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि इस दोनों में कॉमन चीज़ें हैं ये 1/N1 माइनस 1/N2। अब देखो इसको 1/N1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का साइन है ये वाला, ठीक है। अगर ये माइनस का साइन हमें हटाना है तो इनको उलट देना है। वैसे तो ये N2 माइनस N1 ही होगा, तो ये माइनस का चिन्ह आगे आएगा, लेकिन अब अगर इनको उलट देंगे ना अपन तो N1 पहले आ जाएगा और N2 बाद में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ये है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर कितने के बराबर होता है, एच न्यू के बराबर, एच न्यू इतने के बराबर होता है। इतने को हम यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। इतने को कहाँ लिख देते हैं, हम इसकी जगह लिख देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से डेल्टा ई की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बराबर ये सारी वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू को रख देंगे तो एच सी को और इधर ले जाओ, एच सी को और इधर ले जाओ, एच सी को 1/λ बच गया इधर। तो एच सी देखो ऑलरेडी यहाँ 2 एच थे, एक एच और आ गया, तो एच की पावर 3 हो गई इंटू सी। सारा का सारा ये कैलकुलेट यहाँ से हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो 1/λ बराबर आर एच, जेड की पावर 2। आर एच क्या है, आर एच क्या है, ये सारा का सारा आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट इसे कहते हैं, जेड को छोड़ के, ठीक है। ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मान कैलकुलेटेड है, तो इसको आर एच कह दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट। जेड ये वैल्यू हमारी 1/λ की यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। तो इससे हम रिडबर्ग कांस्टेंट है। एच एटम स्पेक्ट्रम निम्नलिखित श्रेणियों से प्राप्त होता है। N1 कांस्टेंट होता है, N1 तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, एक है। लेकिन N2 की वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो देखो देखो ये है इसकी पूरी श्रेणी। यहाँ पर बच्चों कितनी श्रेणियाँ बनती हैं, 1 2 3 4 5 श्रेणियाँ बनती हैं। अब इसको आप सबसे पहले होती है लाइमन, फिर होती है बामन, फिर होती है पाशन, फिर होती है ब्रेकिट, फिर होती है फुंड। तो इसको LBPB F से अभी इसकी ट्रिक और बता दूंगी याद करने की, ठीक है। तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी है। तो देखो N का मतलब क्या है, कक्षा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ऐसे। तो मैंने इनको ऐसे पट्टी के रूप में लिखा हुआ है, कैसे, ऐसे सीधे। तो ये आपको दिख रही होगी आई थिंक, ये N1, ये N2, ये N3, ये N4, ऐसे ही 8 तक हैं ये, ठीक है। 8 तक सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। तो देखो इसके लिए N1 बराबर N1 ही है, N2 बराबर क्या है, देखो N1 से N2 में भी जा रहा है, N3 में भी, N4 से इधर से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना 1 में, मतलब आ तो ये सारे ऊपर से नीचे 1 में, तो N2 की वैल्यू तो इसके लिए चेंज हो गई ना। और इसके लिए N1 बराबर कितना है, N2, मतलब इसके लिए जो नीचे वाली है वो इसमें से तीसरे में से उतरेगा, चौथी में से, पाँचवीं में से, छठवीं में से, ऐसे। तो देखो ये जो क्षेत्र है लाइमन श्रेणी वाला, ये तो अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र है, कौन सा है, UV रेंज है। और जो बामन श्रेणी है बच्चों, बामन श्रेणी है जो, बामर श्रेणी है जो ये वाली, ये विजिबल क्षेत्र होती है। इसमें हमें 7 कलर दिखते हैं, विबग्योर बामर श्रेणी में, ठीक है। बामर श्रेणी में कितने कलर दिखते हैं हमको, 7 कलर दिखते हैं। तो इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाता है, 7 कलर में जब कोई चीज़ जो प्रकाश है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्प्लिट हो जाता है वो कलर्स में। फिर बामर श्रेणी विजिबल क्षेत्र से बिलोंग करती है। पाषाण श्रेणी के लिए N1 कितना है, 3, यानी कि ठीक है, इसकी ग्राउंड सबसे नीचे वाली कक्षा कौन सी है, ये। और N2 N2 क्या हो, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। अब फुंड श्रेणी में ये वही है, देखो 5 है इसके लिए N1, 6 7 8 इसके लिए N2 का काम करते हैं। तो ये जो है ना पाषाण, ब्रेकिट और फुंड, ये सब IR, इंफ्रारेड। अब देखो बच्चों UV का मतलब है, देखो यहाँ पर 7 कलर होते हैं,
7 कलर होते हैं, वी बे ग्योर, VIBGYOR, यानी कि वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो देखो ये होता है दृश्य क्षेत्र। कौन सा होता है? दृश्य। इसके इधर कौन सा है? वायलेट कलर। तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से इधर का जो चीज़ है ना उसको यूवी कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट। यानी कि ये वायलेट कलर बैंगनी कलर से पराबैंगनी, इसको पराबैंगनी कहते हैं, यानी कि बैंगनी से इधर दूर। ठीक है, इसको हमने ऐसे कह दिया। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ से बच्चों, ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ से बात करूं तो वायलेट VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर, यानी कि यूवी अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी, बात एक ही है। बैंगनी से इधर वाली चीज़ों को यूवी कह दिया, रेज को। और IR किसे कहेंगे? इंफ्रारेड, रेड से इंफ्रा, है ना, इंफ्रारेड। इंफ्रा रेड कलर है ना इधर दृश्य क्षेत्र का, तो इससे इधर वाली जो क्षेत्र होगा उसे IR क्षेत्र में बांटा जाता है। तो देखो ये विजिबल है, बामर श्रेणी किस में आती? विजिबल में। इससे इधर वाला क्षेत्र, रेड से इधर वाला क्षेत्र क्या है? IR क्षेत्र। और इससे इधर वाला यहाँ वी होता है, तो इसे पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे इसमें नोट्स हैं। अब देखो बच्चों, बोर के दोष क्या थे, बोर मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर मॉडल के क्या डिफेक्ट्स है ये बात आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। बोर मॉडल केवल H परमाणु के लिए ही सही था, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या करें भैया? उसके लिए तो ये कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए ये उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। तो बिंदु फर्स्ट को आप एक बार देखें कि बोर मॉडल जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए तो सफलतापूर्वक उसकी तो एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन अन्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण उनको ये स्पष्टीकरण उनका नहीं दे पाया। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा बिंदु, उच्च दक्षता वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो परमाणुीय स्पेक्ट्रम की मोटी रेखाएं। देखो हम जब ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, क्वांटम की जो ऊर्जा है, क्वांटम की जो पैकेट्स के रूप में जो ऊर्जा है वो हमें ऐसे लाइन के रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इसे उच्च दक्षता वाले माइक्रोस्कोप से देखें तो लाइन भी लाइनों में डिवाइड होती है। वो लाइन भी क्या होती है? लाइनों में डिवाइड होती है। मोटी रेखाएं वस्तुतः कई महीन रेखाओं में झुंड के रूप में दिखाई देती हैं। बोर मॉडल इनकी व्याख्या नहीं कर पाए। देखो हमको वो जो दिखाई देती थी, एक लाइन दिखाई देती थी, तो ये लाइन आगे भी जब इसे हम और हाई लेवल के अच्छे माइक्रोस्कोप्स देखते हैं तो ये जो बड़ी लाइन है ना, ये मोटी वाली, ये कई लाइनों में आगे डिवाइड होती है। ठीक है, कई महीन बारीक धागों के समान दिखाई देते हैं। तो इस बात को जो बोर मॉडल है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, वो इसे नहीं समझा पाया। ठीक है, तो स्टार्क और जीमान का प्रभाव को समझाने में भी यह मॉडल क्या रहा? असफल रहा। अब ये स्टार्क और जीमान प्रभाव क्या हैं, इनको भी ज़रा हम देख लेते हैं। देखो जीमान प्रभाव की अगर हम बात करें तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, जीमान से चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है, जीमान से किसकी बात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है। जीमान से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखाएं विभाजित हो जाती हैं, इसे जीमान प्रभाव कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये रेखाएं, स्पेक्ट्रम रेखाएं विभाजित हो जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? जीमान प्रभाव कहा जाता है। यानी कि विभाजित होने के कारण को बोर मॉडल नहीं समझा पाया। इसको मैंने यहाँ पर वीक, दुर्बल फील्ड है, ये प्रबल फील्ड है, तो दुर्बल फील्ड में ऐसे दिखाई दे रही हैं, प्रबल फील्ड में ऐसे दिखाई देंगी। ये एक लाइन कई लाइनों में डिवाइड होती दिखाई। स्टार्क प्रभाव क्या है? देखो जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड था, विद्युत क्षेत्र में रखोगे स्पेक्ट्रम रेखाओं को तो ये विभाजित हो जाती हैं, तो इसे स्टार्क प्रभाव कहा जाता है। इतनी सी बात है बच्चों। अब मेरे ख्याल से आपको ये पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होगी।
एंड नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये जो है मेरे ख्याल से इसमें से भी आप लिख लिख के पढ़ पढ़ के साथ में नोट्स अपनी कॉपी में बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो लिंक भी मैं दे दूँगी। क्वांटम यांत्रिकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार किया है। सो पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट्स, है ना। सो थैंक यू सो मच।